नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन अपने तमाम श्रोताओं का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है तोता मैना की आखिरी कहानी और जिसे रचा है मूर्धन्य साहित्यकार आदरणीय रामकुमार आत्रेय जी ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। तोता पेड़ की जिस डाली पर बैठा हुआ था, मैना उस डाली को छोड़कर दूसरी डाली पर जा बैठी थी। मैना के उस डाली को छोड़कर जाने के कारण डाली किसी झूले की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। तोते के पंजे उससे सख्ती से चिपके हुए थे, अतः उसके ऊपर नीचे होने से तोते को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन उसका हृदय अवश्य जोर के साथ धड़कने लगा था, धक धक। उस धक धक को उसके कान खुद सुन रहे थे, मानो वहीं आसपास कोई ढोल बज रहा हो। तोते ने मैना की ओर देखा। वह दूसरी डाल पर तो थी ही, उसका मुंह भी तोते की विपरीत दिशा में था। स्पष्ट था कि वह तोते से नाराज थी। नाराजगी कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी। इससे पहले जब भी वह नाराज होती तो उससे छिटक कर दूर तो हो जाती थी, पर पीठ घुमाकर कभी नहीं बैठती थी। आज तो वह चोरी से भी, अर्थात आंखों के कोरों से भी उसकी ओर नहीं ताक रही थी। उसकी उछल कूद मचाने वाली चंचल देह पर उसने जाने कैसे नियंत्रण किया हुआ था। वह किसी मुर्दे की तरह शांत चित्त और निश्चेष्ट एक ही जगह टिकी हुई थी। तोते ने महसूस किया था कि उसने थोड़ी देर पहले जो कहानी मैना को सुनाई थी, वह कुछ ज्यादा ही तीखी थी। कहानी के तीखेपन ने ही मैना के दिल पर चोट पहुंचाई होगी। वह भी क्या करता। मैना बार बार पुरुषों को खुदगर्ज, लालची, बेवफा और औरतों की देह नोचने वाला गिद्ध कहकर उसके अहम को चूर करने पर तुली हुई थी। जाने कितने ही मन घड़ंत किस्से जो पुरुषों की बेवफाई और लालचीपन को नंगा करते थे, सुना डाले थे। इन्हीं बातों से परेशान होकर उसने औरतों की बेवफाई तथा चरित्रहीनता की एक घिनौनी कहानी उसे सुना डाली थी। बस कहानी पूरी होते होते वह उड़कर दूसरी डाल पर जा बैठी थी। तोता उदास हो उठा था। कई दिन हो गए थे उन्हें इसी तरह लड़ते झगड़ते। यदि आज भी वह मैना को मना नहीं सका तो आज की रात भी उसके लिए शुष्क रेगिस्तान रात बनकर रह जाएगी। पत्नी या प्रेमिका पास में हो और चुपचाप अपने प्रेमी की तरफ पीठ करके सो रही हो तो खुशियों भरी रात एक तरह से मातम की रात बन जाती है, जिसे रेगिस्तानी रात कहा जाना बिल्कुल उचित होगा। तोता जानता था कि इस तरह के मामले में ज्यादातर पुरुषों को ही अपनी पत्नियों के सामने झुकना पड़ता है। पत्नियां तो जाने किस मिट्टी की बनी होती हैं। प्रायः वे पति को अनदेखा करती रहती हैं। शायद उनके भीतर का विश्वास उन्हें चेताता रहता है कि तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरुष लंबे समय तक बिछोह सहन नहीं कर पाता है। एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन के बाद कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ पत्नी के पास पहुंचकर गिड़गिड़ाने लग जाता है। तोता अपनी ही बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह तुरंत उड़ा और जिस डाली पर मैना बैठी थी, तोता वहीं उसके पास जा बैठा। डाल उसके बोझ से दबकर झूले की तरह ऊपर नीचे होने लगी थी। मैना अब भी निष्ठुर बनी दूसरी ओर ताकती रही।
एक बार भी उसने तोते की ओर दृष्टि नहीं घुमाई। सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तोते ने प्यार से ऐसा कहते हुए अपना बदन मैना के बदन से सटा दिया था। मैना कुछ नहीं बोली, चुपचाप दूसरी ओर देखती रही। अब तो गुस्सा थूक दो देवी, कहो तो तुम्हारे पांव छू लूं। तुम तो मेरा प्यार हो, पूजा। वह सचमुच में ही गिड़गिड़ाने लगा था। थोड़ी देर पहले तो अन्य औरतों के बहाने मुझे बेबस, बेवफा, खुदगर्ज और पुरुषों को खा जाने वाली डायन तक बतला रहे थे। इतनी सी देर में मैं देवी बन गई। उलाहना भरी नजरों से वो तोते को ताकते हुए बोल उठी। पता नहीं बड़े बूढ़ों ने तुम्हारा नाम क्या सोचकर रखा होगा, लेकिन रखा बिल्कुल ठीक। तुम हर पल एक बात में शुरू में मैं ना अर्थात मैं नहीं कहती हो, बड़ी मुश्किल से मानती हो। खैर छोड़ो यह बात। यकीन करो, मैं सचमुच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। रात होने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर रात में हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए आराम से सोएंगे। यह मेरी आखिरी कहानी होगी। तोते ने मैना को मनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मुझे नहीं सुनना तुम्हारी कहानी। आज फिर एक कहानी के माध्यम से औरत जाति के साथ साथ मेरा भी अपमान करोगे। मैना ने अपना मुंह फुला लिया था। आज जो कहानी सुनाऊंगा उसे सुनकर तुम चकित हो जाओगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि रात के अंधेरे में झिंगुर की झंकार सुनकर जो औरत भय से कांपती हुई भागकर कोठरी में छुप जाती है, वही औरत जरूरत पड़ने पर तो आधी रात की छाती को चीरकर बियाबान में एक निडर घुमक्कड़ की तरह मन चाहे ढंग से विचरण कर सकती है। तब भय भी भयभीत होकर जाने कहां छिप जाता है। तोते ने अपनी चोंच से उसको सहलाते हुए कहा था। श्यामे पंडित का नाम श्याम किशन था, परंतु गांव के लोग उसे श्यामा कहकर ही पुकारते थे। वह कद काठी से काफी मजबूत था। शक्ल सूरत भी भगवान ने उसे अच्छी ही बख्शी थी। जिस समय की यह कहानी है, तब उसकी उम्र लगभग 40-45 वर्ष की रही होगी। उसके पास खेती के लायक जमीन थोड़ी ही थी। उसी से वह गुजारा कर लेता था। गुजारा करने का दूसरा तरीका भी उसे मालूम था, छोटी मोटी चोरी। कटी पड़ी फसलों में से कुछ फसल चुराकर अपनी फसल में मिला लेना उसका खास धंधा था। लोगों को उसकी इस आदत का पता था, पर डर के मारे कुछ नहीं कहते थे। वह लठैत भी था और बेशर्म भी। वैसे वह लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहता था। पहले उसकी बेशर्मी का एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए। एक जाट किसान ने गेहूं की फसल काटी हुई थी। अभी फसल में से अनाज निकालना बाकी था। उसका खेत गांव के नजदीक था। रात में आवारा पशु फसल को खा जाते। जाट खेत में ही रखवाली के लिए रह गया। श्यामे को इस असलियत का ज्ञान नहीं था। वह रात के गहराने पर अपने घर से निकला और पहुंच गया जाट के खेत में। श्यामे का घर भी तो गांव के बाहरी हिस्से में ही स्थित था। देर ही कितनी लगती थी उसे आने और जाने में। ज्यों ही उसने गेहूं की फसल का एक गट्ठर उठाकर अपने सिर पर रखा, तभी जाट भागकर उसके पास आया और श्यामे के सिर पर रखा गट्ठर छीनते हुए बोला, शर्म नहीं आती दादा, गेहूं का गट्ठर चुराते हुए। उस समय गांव में प्रायः ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक दादा कहा जाता था। श्यामे ने बिना झिझक के उत्तर दिया, अरे चौधरी, शर्म किस बात की भाई। मैं तो न्यू देखूं था कि तू जाग गए से सो गए।
मन न तो बेराय था कि तू खेत में से। शर्म की के बात है भाई चौधरी, मैं तो देख रहा था कि तू जाग रहा है, अक्सो रहा है। मुझे मालूम ही था कि तू यहीं है। जाट को हंस कर रह जाना पड़ा। मारता तो श्यामा उससे मजबूत था। जिस समय की कहानी मैं कह रहा हूं वह एक काली रात थी, जाड़े की गहरी काली रात। उस वक्त तक गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। उस रात श्यामे के खेत में नहरी पानी लगना था। गेहूं की फसल के लिए पानी देना जरूरी था। बाद में 15 दिन के लिए नहर को बंद हो जाना था। इसलिए श्यामे को खेत में पानी देने जाना पड़ा था। उसके खेत में पानी ठीक 11 बजे लगा, जो पूरे 12 बजे तक चलना था। पानी लगाने वालों में एक रिटायर्ड फौजी भी था, जो अपने साथ घड़ी रखता था। वे लोग वहां एक छान में बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ाते, गप्पे हाँकते रहते। सर्दी को देखते हुए श्यामे ने मन में एक बार सोचा कि वह पानी लगाने के उपरांत वहीं छान में लेट जाए। परंतु चोरी की आदत ने उसे उसी वक्त अपने घर लौटने पर मजबूर कर दिया। जब वह शाम के वक्त खेत की तरफ आ रहा था तो उसकी नजर बूढ़े पीपल के पास वाले खेत पर पड़ी थी। वहां खड़ी तिलहन की फसल काट दी गई थी। खेत का मालिक शायद वहां गेहूं की पछेती फसल बीजना चाहता होगा, तभी तो उसने तिलहन की फसल काटने में जल्दी की थी। तिलहन के गट्ठों को इस तरह खुले में रख दिया जाता था कि उसकी फलियों पर धूप पड़ती रहे। फलियों का कच्चापन धूप में रहकर पक जाता है। श्यामे ने खेत की फसल बढ़ते हुए मन में निर्णय कर लिया था कि वह खेत में पानी लगाने के तुरंत बाद कोई बहाना बनाकर घर लौट आएगा। लौटते हुए तिलहन के 8-10 गट्ठे भी उठा लाएगा। गट्ठों से तिल तो मिलेंगे ही, साथ में चूल्हे में जलावन का काम भी देंगे। बस इसी लालच के कारण वह पगडंडी की राह से गांव की तरफ चल पड़ा। दूसरे किसानों की तरह उसके कंधे पर भी जेली रखी हुई थी, जो रात में मिलने वाले आवारा कुत्तों और पशुओं से तो उसकी रक्षा करती ही थी। ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार जेली के सिर पर लगे लोहे के 2 सींग भूत प्रेतों से भी उसकी रक्षा करते थे। कहा जाता है कि लोहे के हथियार से भूत प्रेत भी डरते हैं। रात के समय किसान प्रायः बैलगाड़ियों के रास्ते से ही गांव आते जाते थे। इसका कारण था बूढ़ा पीपल। लोगों को विश्वास था कि उसमें भूत रहते हैं, जो रात के समय उसके समीप से निकलने वाली पगडंडी पर चलने वाले लोगों को परेशान करते थे। गांव में किंवदंती प्रचलित थी कि रात के समय पगडंडी पर चलने वाले 2-3 लोगों की तो वह गर्दन भी तोड़ चुके हैं। वास्तविकता यह थी कि मरने वाले युवक पीपल के नीचे से गुजरे जरूर थे, पर उनकी मौत बहुत तेज बुखार से हुई थी। मरने से पहले उन्होंने गर्दन में दर्द होने की शिकायत जरूर की थी। लेकिन श्यामे का मकसद तो पगडंडी के रास्ते लौटने पर ही पूरा होने वाला था। इसलिए उसने हनुमान महाराज का स्मरण करते हुए पगडंडी की राह पकड़ ली। तुम तो किसी औरत की कहानी सुनाने वाले थे। अब तक तो इस कहानी में औरत का नाम नहीं आया। मैना ने तोते की बात को काटते हुए उसे टोका था। मैना के स्वर में चिढ़ झलक रही थी। तुम औरतों में एक यही तो कमी होती है कि बात कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन तुम धैर्य नहीं रख पाती। कहानी उसी औरत की तरफ जा रही है, चैन से सुनो।
तोता इस तरह कड़वी टिप्पणी नहीं करना चाहता था, परंतु अनजाने ही जोश में उसके मुंह से निकल गया। मैना को उसकी टिप्पणी अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। और कोई मौका होता तो वह भी खरी खरी सुनाने से नहीं चूकती। चैन की सांस लेते हुए तोते ने कहानी आगे बढ़ाई। श्यामा पंडित तो चोर था। चोरी रात के अंधेरे में नहीं करेगा तो कब करेगा? उसके पास लोहे के सींगों वाली जेली तो थी ही। प्रेत भी यदि सामने से आ जाए तो वह सीधे उसकी छाती में जेली घोंपने से नहीं चूकता। ऐसी बातें सोचते हुए उसने फिर से हनुमान जी का नाम लिया और अपने पांव पगडंडी पर बढ़ा दिए। रात चाहे कितनी भी काली अंधियारी क्यों ना हो, उसका अपना एक जीना सा प्रकाश होता है। उसी प्रकाश के सहारे रात में विचरण करने वाले लोग आगे बढ़ते रहते हैं। श्यामा मुश्किल से 300-400 गज आगे बढ़ा होगा कि उसकी दृष्टि दूर अंधेरे में जलते एक दिए पर पड़ी। मन में भय की एक तीखी लहर सी उठी और रीढ़ की हड्डी के सहारे कदमों तक चली गई। उसने मन का संशय मिटाने के लिए एक बार अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। दिया फिर भी जल रहा था और आश्चर्य की बात यह थी कि दिया ठीक बूढ़े पीपल की दिशा में जल रहा था। यदि वह दिया खेतों में आवारा घूम रहे पशु तलाशते किसान के हाथ की लालटेन वाला होता तो इधर उधर बढ़ता नजर आता। दिया तो एक जगह पर स्थिर था, वह भी बूढ़े पीपल पर। तो क्या वह अपना रास्ता बदलकर बैलगाड़ी वाले रास्ते की ओर बढ़ जाए या फिर वापस पानी लगाते किसानों के पास छान में चला जाए? यदि वह ऐसा करेगा तो दूसरे किसान उसकी हंसी उड़ाएंगे, और यदि वह दिया प्रेत ही जलाए बैठा है तो भय किसी बात का। दिए की रोशनी में तो प्रेत भी इंसान बन जाता है और उसकी जेली तो उसके पास है ही। हनुमान जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, यही जाप करता वह धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगा। नजरें उसकी उस दिए पर ही टिकी थी। ज्यों ज्यों वह पीपल की ओर बढ़ता गया, दिए की लौ का आकार बढ़ता गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिए की लौ इस तरह अपना प्रकाश बढ़ा लेगी। अवश्य ही पीपल पर दिया नहीं, दिए जैसी कोई दूसरी चीज है, सोचा था श्यामे ने। वह अब और आगे बढ़ा। अब उसे लौ के स्थान पर बिखरी हुई लपटें नजर आने लगी थी। लेकिन पीपल पर इस तरह कौन आग जलाएगा? आग तो जल सकती है वहां काफी जगह है, पर वास्तविकता यह थी कि बूढ़ा पीपल बहुत पुराना था। बूढ़ा पीपल इतना पुराना था कि उसकी उम्र का किसी को कोई ज्ञान ही नहीं था। बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी यही कहता था कि उसने तो उसे यूं ही देखा है। जमीन से लगभग 6-7 फुट की ऊंचाई पर जाकर पीपल 3 शाखाओं में बट जाता था, बड़ी मोटी मोटी शाखाएं। उनके बीच इतनी जगह बनी थी कि 2-3 आदमी आसानी से बैठकर बतिया सकें। वहीं जल रही थी आग। पीपल में आग तो नहीं लगा दी किसी ने। मन में एक सवाल उठा था श्यामे के, पर क्यों? क्यों का उत्तर ढूंढने वह आगे बढ़ चला। अरे यह क्या? श्यामे की आंखों में किसी का चेहरा उभर आया था। औरत के सामने जल रही थी आग। भूतनी! भीतर तक कांप गया वह। कदम लड़खड़ा से गए। मन में आया कि उल्टे पांव भाग खड़ा हो, इसी में भलाई है उसकी। बचाओ बचाओ शब्द गले से मुंह तक तेजी से पहुंचे, पर वहीं जम कर रह गए।
बाहर नहीं निकले। इसी बीच उसके कानों में तवे पर पूड़े यानी पुए पकाने की आवाज़ पहुंच चुकी थी। साथ ही उसकी नासिकाओं ने अपने भीतर समेट ली थी एक विचित्र प्रकार की आनंदमयी गंध। निश्चय ही यह कोई औरत है और पुए पका रही है। श्यामा समझ गया था। वह फिर थोड़ा आगे बढ़ा, पीपल के इतना नज़दीक पहुंच गया कि उसे सब कुछ साफ नजर आने लगा था। सचमुच में ही वह एक औरत थी। साफ नजर आ रहा था उसका चेहरा, चूल्हे से उठी लपटों में। चूल्हे पर पक रहे थे पुए। औरत को इस बात का ज्ञान नहीं था कि कोई उसके करीब पहुंच गया है। वह अपने काम में मग्न थी, पूरी तरह से मग्न। श्यामे ने जेली कंधे से उतार कर हाथ में थाम ली। वह जान बूझ कर खंखारा। औरत ने श्यामे की खंखार सुनी, एक बार चौंकी, फिर से अपने काम में लग गई। अब श्यामा चुप नहीं रह सका, कुछ कदम आगे बढ़कर चिल्लाया, सुन भगवान, तू कौन है और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही है? जल्दी बता। औरत पर इस बात की तुरंत प्रतिक्रिया हुई। उसने श्यामे की ओर मुंह घुमाकर इस तरह से दांत किटकिटाए मानो कच्चे को चबा जाएगी। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उंगलियों को इस तरह से तरतीब दे डाली, ठीक वैसे ही जैसे कि भूत प्रेत की कहानियों किस्सों में भूतनी को ऐसा करते हुए दिखाया जाता है। श्यामा ग्रामीण औरतों के द्वारा इस रचे गए ऐसे पाखंड पहले भी सुन चुका था, इसलिए वह घबराया नहीं। उस वक्त उसे इतना आभास जरूर हो गया था कि वह औरत चोली तक नहीं पहने हुई थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए औरत को ललकारा, बदमाश औरत, तेरी इस बंदर घुड़की से मैं नहीं डरने वाला। तू नीचे आती है या नहीं? इस बार औरत ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाली और धम्म से नीचे कूदकर खड़ी हो गई। हाथ में जलती लकड़ी की रोशनी में श्यामे ने देख लिया था कि वह बिल्कुल नंगी है। कपड़े की एक लीर तक उसकी देह पर नहीं है। उसके घने काले केश बहुत लंबे थे और कमर से नीचे तक पहुंचे हुए थे। दोनों छातियां गोल गोल और तनी हुई थी। इन सभी लक्षणों से पता चलता है कि अभी वह मां नहीं बनी थी। उसकी देह इतनी सुंदर थी कि कोई भी मर्द ललचा जाता। मैना के मन में आया कि वह कहे कि पुरुषों की जात ही ऐसी होती है जो औरत को देखकर कुत्ते की तरह लार टपकने लगती है, पर उसने ऐसा कहा नहीं। अब उसे भी कहानी में आनंद आने लगा था। तोता कहे जा रहा था, वह औरत सुंदर तो लग रही थी लेकिन भयानक भी कम नहीं लग रही थी। बिल्कुल नंगी औरत और हाथ में जलती लकड़ी थामे हुए, चेहरे पर सामने वाले को खा जाने का भाव। वह फुफकारती हुई नागिन की तरह आगे बढ़ी ताकि श्यामे पर जलती लकड़ी का वार कर सके। श्यामे ने तत्परता के साथ जेली के सींग आगे कर दिए। उसका सौभाग्य कहिए या उस औरत का दुर्भाग्य, जलती लकड़ी जेली के सींगों के बीच फंस गई। अब औरत निहत्थी उसके सामने खड़ी थी। वह हार मान चुकी थी। उसने गर्दन झुकाते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। उसके होठों पर गिड़गिड़ाहट भरी वाणी उभर आई, मैं इस गांव की बहू हूं। औरत के मुंह से अभी बहू शब्द निकला ही था कि श्यामे ने तुरंत अपने सिर पर बंधी पगड़ी उतारी और उसकी ओर फेंकते हुए बोला, तू इस गांव की बहू है तो सुन, तू गांव की इज्जत है, तेरे परिवार की इज्जत है। मैं इसी गांव का हूं, सो मेरी भी इज्जत है। गांव की बहू बेटी सभी गांव वासियों की बहन बेटी होती है। यही हकीकत है।
मेरी पगड़ी अपने बदन पर लपेट लो, तब तक मैं अपना मुंह दूसरी ओर किए खड़ा हूं। और फिर बता, तू क्या कर रही है इस वक्त यहाँ? श्यामा अपना मुंह दूसरी ओर किए खड़ा रहा। औरत ने पगड़ी को साड़ी की तरह अपने बदन पर लपेट लिया और बोल उठी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। वैसे तो आपने मेरे व्रत को तो आकर भंग कर दिया है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि बाकी काम पूरा करके ही यहाँ से जाऊँ। आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाएं। श्यामे ने अपना मुंह औरत की तरफ घुमा लिया था। उसने पूछा, कैसा व्रत? किसका व्रत? मेरी शादी को 12 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच मैं एक बार भी गर्भवती नहीं हुई। माँ बनना तो दूर की बात है। एक श्याणे यानी तांत्रिक ने मुझे बताया था कि मैं लगातार 5 शनिवार का व्रत रखूं, दिन भर भूखी प्यासी रहकर आधी रात को यहाँ पहुंचकर पुए पकाने थे। इस बीच नहा धोकर बिल्कुल नंगे ही मुझे यहाँ आना था। इसलिए अब पुए पकते ही श्याणे के अनुसार शनि महाराज को किसी ब्राह्मण के वेश में प्रकट होना था। उसका आशीर्वाद मिलने पर मैं माँ बन जाती। तभी लगभग 50 गज की दूरी पर तेजी से किसी के विपरीत दिशा में वहां से दौड़ने की आहट सुनाई दी। श्यामे ने मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे साथ कोई आया था क्या? तुम्हारा खसम या वह श्याणा? श्यामे ने आश्चर्य के साथ पूछा था। उसे तो मालूम ही नहीं है, वह तो पशुओं के बाड़े में रखवाली के लिए सो रहा है। श्याणे ने तो किसी को भी यह बात बताने को नहीं कहा था। जरूर श्याणा ही यहाँ छिपा होगा, मुझे देखकर भाग गया होगा। वह तुम्हारी इज्जत लूटता, पैसे ऐंठता। श्यामे ने औरत को बताया। नहीं, वह तो भला आदमी है, वह यहाँ नहीं आएगा। कोई आवारा पशु होगा जो भाग कर निकला होगा। औरत के स्वर में निश्चिंतता का भाव था। देखो, मेरी बात सुनो। किसी तांत्रिक ने किसी औरत को सिर्फ तंत्र विद्या के बल पर मां बना दिया हो? मैं नहीं मानता। इनमें से ज़्यादातर लोग औरत की अस्मत के लुटेरे होते हैं, साथ ही पैसा ऐंठते हैं। तुम्हारे भाग्य में मां बनना लिखा होगा तो भगवान तुम्हें यह सौभाग्य जरूर देंगे। अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर ही अपने घर जाऊंगा। अकेली औरत का तो झाड़ झाड़ बैरी होता है, और ऊपर से ठहरी काली रात। श्यामे ने एक तरह से हुक्मनामा जारी कर दिया था। औरत को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। उसने सारा सामान साथ लाए तसले में समेटा और चल पड़ी श्यामे के आगे आगे। अब तो हो गई ना तुम्हारी कहानी खत्म? तुमने कहानी इस तरह सुनाई मानो तुम खुद यह सब देख रहे थे। कहानी कहना तो कोई तुमसे सीखे। व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा था मैना ने। तोता भी चाहता तो इसी तरह का कोई तीखा चुभता सा जवाब दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बनी बनाई बात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसकी बात का उत्तर तो उसने देना ही था, तो बड़े प्रेम से दिया। तुम ठीक कह रही हो देवी, मैंने यह सब सचमुच में ही अपनी आंखों से देखा था। लड़कपन से लेकर जवानी की शुरुआत तक मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। मौका मिलते ही नदी, जंगल, पहाड़ों की तरफ घूमने निकल जाता। अपनी ऐसी एक यात्रा के दौरान मैं उस रात
बूढ़े पीपल पर विश्राम के लिए रुक गया था। आधी रात के बाद जब वह नंगी औरत पीपल के पास आई और उसने अपने चूल्हे को जलाने को आग सुलगाई तो टहनियों पर बैठे अन्य पक्षी डर कर भाग खड़े हुए। लेकिन मैं नंगी औरत का रहस्य जानने के लिए वहीं रुका रहा, इसलिए यह सब कुछ अपनी आंखों से देख पाया। तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि बूढ़ा पीपल किस गांव में स्थित है। वह औरत मां बनी कि नहीं। मैना तोते की सत्यता को परखने पर उतारू थी। सही पता मालूम है मुझे। यह घटना है गांव करोड़ा की, जो कि कैथल जिले में स्थित है। वह औरत मां बनी कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं उस रास्ते पर कभी नहीं गया। मैं उस औरत को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। एक बात सुन लो, औरत जात को आज तक तुम ठीक से नहीं जान पाए हो। वह जब पति के साथ अंतरंग क्षणों में भी होती है तब भी वह पूरी नंगी नहीं होती। तब भी वह अपना कोई ना कोई अंग किसी तरह से छिपा के रखती है। इसलिए तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मैना ने अपने मन में कुल बुलाते हुए संदेह को तोते के सामने उगल दिया था। मैं उस औरत का घर जानता हूँ। मैं तुम्हें दिन निकलने पर वहाँ ले चलूँगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि औरत अपना कोई ना कोई अंग छिपा कर रखती है, खुद को बेशर्म होने से बचाए रखने के लिए। वह औरत थी तो बिल्कुल नंगी, पर जब वह श्यामे के सामने आकर खड़ी हुई तो उसके घने काले बालों के नीचे उसकी छातियाँ पूरी तरह से नहीं दिख रही थी। तोते ने मैना का समर्थन करते हुए अपनी गर्दन उसकी गर्दन से सटा दी। मैना की देह का तनाव ढीला पड़ता जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी तोता मैना की आखिरी कहानी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। शुभ दिन।